आप सबका इस आयोजन में स्वागत है कुमाऊनी आर्काइव्स, कुमाऊनी संपदा और पहाड़ की ओर से। हिमांशु जी ने एक तरह से इसका एक बैकग्राउंड आपके सामने रख दिया कि ये यात्रा कब शुरू हुई थी। दरअसल यात्रा का जो पूरा विचार था या विचार है, शायद जब हम अपनी आंखों से ही चीज़ों को देखते हैं, जब हम अपने ही तरीके से किसी भी चीज़ से रूबरू होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा गहराई से हमारे अंदर आती है और हमारी जो देखने की दृष्टि है वो बदलती है, हमारी विश्व दृष्टि बदलती है, हमारा जो वर्ल्ड व्यू है वो बदलता है। यही एक तरह से इस यात्रा का एक आधार है जिसमें ये कोशिश की जा रही है कि हम अपने समाज को देखें, अपनी जड़ों को देखें और तब हम परिकल्पना करें कि हम किस तरह का समाज बनना चाहते हैं। 1974 में, जैसा हिमांशु जी ने अभी कहा, कि सुंदरलाल बहुगुणा वो एक सर्वोदयी कार्यकर्ता, गांधीवादी, एक तरह से समाज के भीतर वो काम कर रहे थे, तो वो पदयात्राओं के माध्यम से ही उस समाज को समझना, उसकी धड़कन को पकड़ना, ये सारा कर रहे थे। जिन लोगों के बीच, जिन युवाओं के बीच उनका ये संवाद हुआ, और जो आपने बताया कि 4 नाम, जो शमशेर बिष्ट, शेखर पाठक, कुंवर बसुन और प्रताप शिखर, ये अलग अलग हिस्सों के लोग थे। और सबसे बेहतरीन बात इसमें ये थी कि कैसे विद्यालय, विश्वविद्यालय विचार के, एक तरह की क्रिटिकल थिंकिंग के केंद्र होते हैं, वो उसका ये एक बड़ा अभिनव नमूना दिखाई पड़ता है। क्योंकि उस समय कुमाऊं और गढ़वाल विश्वविद्यालय बन रहे थे। 1973 में ये विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी। तो वहाँ पढ़ रहे युवाओं के मन में ये जो विचार आ रहा है कि वो पिंडर घाटी में जा रहे हैं, वहाँ के गाँवों को देख रहे हैं, उस समाज को देख रहे हैं। अब 70 का दशक है, वो जनजीवन किस तरह का है, कितनी कठिनाइयां हैं। आज से 50 साल पहले उत्तराखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों का जो हाल था, और उसको उन्होंने लिखा उस समय की प्रतिष्ठित जो पत्रिका थी दिनमान। और वो दिनमान के लेख को जब सुंदरलाल बहुगुणा ने पढ़ा तो उन्हें लगा कि भाई कोई एक इस तरह के बड़े सृजनशील और बहुत ही सक्रिय किस्म के कुछ युवा हैं शायद ये, जो ऐसा यात्रा करके इस तरह की क्रिटिकल आर्टिकल लिख रहे हैं, इस अपनी बात को लोगों के बीच ले जा रहे हैं, तो इनसे मिला जाए। और उस मिलने की ही प्रक्रिया में एक तरह से उन्होंने इन युवाओं से कहा कि भाई विश्वविद्यालयों का तो काम ही है कि वहाँ नए विचार पैदा हों, वहाँ एक तरह का विचार ना हो, एक तरह के लोग ना हों, अलग अलग तरह के विचार हों, अलग अलग तरह के मत हों, और फिर एक तरह का संवाद हो। और एक बड़ी परंपरा तो भारत में ही है कि संवाद की परंपरा, शास्त्रार्थ की परंपरा, तो किसी को न मानने की भी परंपरा है। हर बात को जो कह दिया उसी को स्वीकार कर लेने की परंपरा नहीं रही है। तो क्या ये क्रिटिकल थिंकिंग अभी भी है हमारे समाज में? ये सब भी इन यात्राओं के माध्यम से समझ में आता है कि क्या हम एक रूप होते चले जा रहे हैं, क्या हम एक ही तरह का सोच लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, या हम किसी सोच के ऊपर प्रश्न उठा सकने की हमारे भीतर क्षमता है नहीं है, हमारा मस्तिष्क काम कर रहा है या नहीं। ये सब इन यात्राओं ने एक तरह से उन लोगों को सिखाया और ये प्रक्रिया आगे बढ़ी। तब ये छोटी सी यात्रा थी, अस्कोट से ये आरंभ हुई और एक हिस्से तक आगे बढ़ी, इसी तरह से गढ़वाल के हिस्से में आगे बढ़ी। 10 साल बाद जब पहाड़ की स्थापना हुई और इस तरह के विचारों का आदान प्रदान हुआ, तो सारे लोगों को ये लगा कि 74 में जो यात्रा की गई थी, एक बार फिर उस यात्रा को दोहराया जाए। तो 84 में फिर उस यात्रा को आयोजित किया गया। अब पहाड़ संस्था चूंकि 1982 में एक तरह से बन गई थी, या ये समूह बन गया था, क्योंकि आज भी वो संस्था एक तरह से कोई रजिस्टर्ड बॉडी नहीं है, बहुत सारे लोगों का मिला जुला एक तरह से संगठन है। तो उस यात्रा में, उस वर्ष में पहाड़ के उभरने के साथ ये तय हुआ कि अब हमें इस यात्रा को व्यापक रूप देना चाहिए। तो उसमें बहुत सारे नए हिस्से जोड़े गए। चूंकि अस्कोट और आराकोट और से शुरू होने वाले 2 नाम थे और दोनों
कुमाऊं के हिस्से को और गढ़वाल के हिस्से को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अस्कोट एक तरह से नेपाल बॉर्डर का एक छोटा सा कस्बा था और आराकोट दूसरा कस्बा था। लेकिन हमारी सीमाएं उससे और आगे जा रही थी। हमारी जो एक तरह से विविधता थी समाज की, वो यदि हम उसको चीन और नेपाल के उस बॉर्डर तक नहीं पहुंचा रहे हैं तो शायद जो जनजातीय इलाके उसमें नहीं आ रहे हैं, जो दारमा ब्यास चौदास की घाटियां हैं वो उसमें नहीं आ रही, जो वनराजियों का समाज है वो उस पर नहीं आ रहा है। तो एक तरह से उत्तराखंड की जो विविधता है, उत्तराखंड का जो एक रंगीन परिदृश्य है, सामाजिक परिदृश्य है, वो पूरी तरह से इस यात्रा में आए। हम उसकी जब बात कर रहे हैं तो हम उसको कह सकें इस तरह से कि हाँ, हमने अपनी आंखों से देखा है। तो पांगू को चुना गया क्योंकि नारायण आश्रम अपने आप में एक ऐसा केंद्र रहा जिसने जो चौदास और ब्यास घाटी में शिक्षा की का बहुत बड़ा प्रयोग किया 1930 में, और किस तरह से वहाँ पर एक नई तरह की चेतना वो लेकर के आया। तो वो एक केंद्र था और नज़दीक में पांगू जैसी जगह थी जहाँ पहला एक उस दौर का 60 के दशक का एक विद्यालय था छोटा सा, उसको चुना गया। और तब ये यात्रा पांगू अस्कोट आराकोट अभियान एक तरह से बन गई। तो इसका विस्तार भी होता चला गया। और वहीं बीच के कुछ हिस्सों में जो गढ़वाल के हिस्से थे उनमें करजन रूट को जोड़ा गया, उसमें पवाली काठा वाला इलाका और जोड़ा गया, थाती कटूर के इलाके जोड़े गए बूढ़ा केदार से होते हुए। तो एक तरह से ये यात्रा एक लंबी यात्रा बन गई और इसको करीब उत्तराखंड के एक छोर से दूसरे छोर तक की यात्रा के रूप में इसको देखा गया। तो मैं थोड़े थोड़े करके उन झलकियों को आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। पिछले आज हम ये जब इस यात्रा को 84, 94, 2004, 2014 और अब 2024 में 94 से लेकर के आज इस 24 में, तो खुद मैं भी गवाह रहूंगा कि मैंने अपनी आंखों से उत्तराखंड को कैसे बदलते हुए देखा है। शुरू के 2 यात्राओं में मैं नहीं था, उस समय मैं छोटा था, पढ़ रहा था, लेकिन 94 से मैंने खुद उसको देखा, खुद उसको डॉक्यूमेंट किया। तो हम बार बार अपनी यात्रा में एक बार इस बात को कह रहे हैं कि हम जो लोग निकल गए पहाड़ से या और भी बहुत सारे लोग, क्या हमने अपने समाज को, अपनी संस्कृति को, अपने व्यवहार को, अपने मनोभाव को उस तरह से समझा है? उसके बहुत सारे उदाहरण हमें अपनी यात्रा में दिखाई पड़ते हैं। तो अपने गांव को तुम जानो, अपने लोगों को पहचानो। इस बार जो 50 साल जब हम पूरे करने जा रहे हैं, एक तरह से यात्रा की स्वर्ण जयंती भी है, तो हम इसमें अब केवल अपने लोगों को जानने की, अपने समाज की बात ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि अब हम अपनी प्रकृति की भी बात कर रहे हैं। क्योंकि पूरी दुनिया में आज जो बहस छिड़ी हुई है जलवायु परिवर्तन की, उसने एक तरह से हमारे संसाधनों के जो अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है उसके ऊपर भी चर्चा करने की एक तरह से लोगों को बाध्य किया है। तो हमें लगता है कि यात्रा के माध्यम से भी हम इस बदलाव को समझने की कोशिश करें। तो इस 50 दशकी जो ये पूरा परिदृश्य है, इसमें अपने बुग्यालों, अपने गलों बुग्यालों के संग जो हमारे हिमनद हैं, आपने देखा कि हाल के दिनों में केदारनाथ में उतने बड़ा त्रासदी आई, ऋषिगंगा वैली में बहुत बड़ी आपदा आई और ढाक तपोवन, रैणी और वो पूरे इलाके बह गए। वो सब उन ग्लेशियर्स में जो परिवर्तन आ रहे हैं, अब जो नए अध्ययन बता रहे हैं, तो बुग्याल, ग्लेशियर और उसके साथ साथ नदियां, बहुत बड़ा प्रश्न पानी का उठने जा रहा है, बड़ी एक तरह से चुनौती सामने आ रही है। तो इस यात्रा को इस बार पहली बार एक नया थीम भी हमने दिया है, स्रोत से संगम तक। तो ये जो यात्रा है, जो 50 साल है, इसके अनुभव ने हमको ये कहा कि अब हमको अपनी नदी घाटियों को ही समग्रता में देखना चाहिए। यदि हम हिमालय को समझना चाहते हैं तो हिमालय का मतलब केवल वो खूबसूरत हरे सफेद पहाड़ी नहीं है या घने जंगलों वाले पर्वत ही नहीं है, बल्कि वो पूरी नदी घाटी है जहाँ पे हम बसते हैं, जहाँ पे हमारा समाज बसता है, जहाँ हमारा नदियों के साथ अपना रिश्ता है। और आज इस भूमंडलीकरण के दौर में, इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में, वो नदियां भी एक तरह से एक कारपोरेटीकरण के जाल में फंसती चली जा रही है। तो क्या उत्तराखंड में भी ऐसा हो रहा है? और यदि हो रहा है तो हम उसको किस दृष्टि से देख रहे हैं?
क्या हम अपने इस पूरे संसाधन को एक कमोडिटी के रूप में देख रहे हैं, उसको वस्तु के रूप में देख रहे हैं, या अपने सांस्कृतिक तत्व के रूप में देख रहे हैं, अपने सांस्कृतिक अवयव के रूप में देख रहे हैं कि हमारा जीवन, हमारी संस्कृति, शायद हमारी नदियां हैं, हमारे पहाड़ हैं, तो क्या इनका अस्तित्व बने रहना चाहिए या इनका अस्तित्व बना हुआ है, बिगड़ रहा है? ये सारे प्रश्न हैं। और यदि इसमें किसी भी तरह का परिवर्तन आ रहा है, हमारा उसके प्रति क्या दायित्व है, हम उसको किस दृष्टि से देखते हैं, ये भी हमारे एक तरह से इस अभियान में या इस पूरे विचार के प्रश्न हैं। उस यात्रा को जिन लोगों ने शुरू किया, कुंवर प्रसून हैं, प्रताप शिखर हैं, शमशेर बिष्ट हैं, उसके अलावा जो बीच में कमल जोशी जो बड़े प्रतिष्ठित चित्रकार भी रहे, हमारे पुराने साथी रघुवीर चंद जो ज्योग्राफी के प्रोफेसर थे, जीवन चंद मेहता जी, जीवन सिंह मेहता जी जो डीएफओ थे, और सुंदरलाल बहुगुणा जी आज हमारे बीच में नहीं है। इस 50 साल की यात्रा हमारे ये अभिन्न साथी हमसे एक तरह से विदा हो गए हैं, तो हम उनकी स्मृति में इस बार के अभियान को, इन सबको याद करते हैं, क्योंकि ये हमारे प्रेरणा स्रोत रहे। इन वरिष्ठ लोगों के साथ यात्राओं को करते हुए हमने बहुत कुछ सीखा, समाज को जब समझने की एक तरह से दृष्टि इन्होंने हमें दी, अपने पूरे वातावरण को समझने की दृष्टि दी, तो इनको याद करते हुए हम इस यात्रा को कर रहे हैं। और स्कोट आराकोट अभियान इस उत्तराखंड के इस परिदृश्य में देखेंगे तो जो ये आपको हरी लाइन दिखाई पड़ रही है, ये एक तरह से इस पूरी यात्रा का मार्ग है। ये यात्रा का मार्ग यदि इसको हम थोड़ा सा और उस तरह देखें, हमने इसको पूरी तरह से 94 के बाद धीरे धीरे इसको तकनीकी का उपयोग करते हुए इसका डॉक्यूमेंटेशन करना भी शुरू किया था। आप ये जो देख रहे हैं, तो एक तरह से कंटूर्स का प्रयोग करके, टोपोशीट्स का प्रयोग करके हमने डेटा को रियल टाइम, रियल जियो टैग एक तरह से इंफॉर्मेशन के रूप में इसको रिकॉर्ड करना शुरू किया। हम जीपीएस के थ्रू 94 से इसको रिकॉर्ड कर रहे थे, तो एक तरह से हमारी जो यात्रा है इसका एक हमने ये देखने की कोशिश करी कि किस तरह से उतार चढ़ाव बन रहे। तो आप ये देख सकते हैं कि करीब 37 नदी घाटियों में जो सबसे सर्वाधिक ऊंचाई वाला बिंदु है वो 13,700 फीट के आसपास कुआरी पास है। तो एक तरह से हम घाटी में उतर रहे हैं, फिर चोटी में चढ़ रहे हैं, फिर दूसरी घाटी में जा रहे हैं। तो इस तरह से करीब 37 नदी घाटियों से होते हुए यात्रा गुजर रही है। ये जो अभियान है, इस अभियान के यदि हम ये कहें कि 74 में पहली यात्रा हुई, 2014 में दूसरी यात्रा हुई, अब छठी यात्रा 2024 में। इससे पहले 84, 94, 2004 में यात्राएं हुई। उत्तराखंड बनने के बाद उत्तराखंड राज्य जिसकी हमने कल्पना करी, जिसके लिए हम लोगों ने संघर्ष किया, जो एक तरह से हम सब लोगों के आंदोलनों के उसमें शामिल होते हुए हमारी आंखों के बीच उभर करके आया, उसमें ये दूसरी यात्रा है। तो एक तरह से पिछले 25 सालों में, यूं कहें कि 2.5 दशक में हमने अपने उत्तराखंड को किस तरह से बनाया है, कहाँ की ओर हम ले जा रहे हैं, उसका भी एक तरह से ये चित्र सामने रखता है। और जब हम 21वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, 21st सेंचुरी में पूरी दुनिया चली गई है, भारत चला गया है और हम भी उत्तराखंड वासी गए हैं, तो क्या वास्तव में वो जो 21वीं शताब्दी जब हम कहते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि पूरी टेक्नोलॉजी के हिसाब से और बड़े बड़े आविष्कारों के दौर में क्या हम भी वैसे ही हो गए हैं या नहीं हुए हैं, ये भी हमारे सामने है। 2014 की यात्रा में 280 लोगों ने टुकड़े टुकड़ों में होते हुए भाग लिया था और जिसमें करीब 60 महिलाएं थी। कुल मिलाकर के पूरी यात्रा में 8 से 10 लोग शुरू से अंत तक रहे, बाकी लोग छोटी छोटी यात्राओं में जुड़ते चले गए, बीच के हिस्सों में आते गए, अपनी भूमिका निभाते रहे। और इस तरह से ये यात्रा जो है टेक्निकली यदि हम इसको देखें, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 25 विधानसभा क्षेत्रों से होती हुई यात्रा जाती है, 7 जिले उसके भीतर आते हैं, 40 ब्लॉक उसके एक तरह से आते हैं और करीब करीब यदि हम मुख्य गांवों को देखें, उसके आसपास के जुड़े हुए गांवों को देखें तो 350 गांव इस यात्रा में एक तरह से हम कवर करते हैं। अब ये एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, यदि आप इस नक्शे को देख रहे होंगे तो ये आपको लाइन दिख रही है, ये एक तरह से सिस्मिक जोन भी है। हम कह रहे हैं कि उत्तराखंड के बार बार आप जब कभी भूकंप का मसला आता है या कोई और आते हैं तो हम कहते हैं कि सबसे सेंसिटिव जोन ये है जो कि जोन 5 में है और इधर जोन 4 में है। साथ में ये जो 2 लाइनें दिख रही हैं, ये एक तरह से
इस पूरे उत्तराखंड को जियोलॉजिकली टेक्टोनिकली 2-3 हिस्सों में बांट देती है। ऊपर का हिस्सा ये MCT है, मेन क्रिस्टलाइन थ्रस्ट है, ये MBT है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। तो एक तरह से इससे ऊपर को हम ट्रांस हिमालय वाले हिस्से में चले जाते हैं और इससे ऊपर को एक तरह से हिमालय का यूं कहें कि आउटर हिमालय या लेसर हिमालय के हिस्से में चले जाते हैं और नीचे का मैदानी हिस्सा तराई भाबर का जिसमें हम लोग रहते हैं। तो ये जो एरिया है ये सबसे सेंसिटिव एरिया है और करीब यात्रा रूट भी यहीं से होकर के जा रहा है, जिसमें भूकंपीय क्षेत्र भी हैं, भूकंपों की तीव्रता के आधार पे भी हैं और वो सारे इलाके हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा एक तरह से लैंडस्लाइड की संभावना है, सबसे ज्यादा भूकंप के खतरों की संभावना है। तो ये तमाम तरह की स्थितियां हमें इसके भीतर दिखाई देती। इस यात्रा में हम 36 नदी घाटियों को कवर कर रहे हैं। एक तरह से उन नदी घाटियों के हम मिजाज को देख रहे हैं। हम 16 बुग्याल और दर्रों की ओर जा रहे हैं। हम 20 खरगों की ओर जा रहे हैं। जैसे हम खरगों के बारे में कह रहे हैं कि आमतौर पे उत्तराखंड के उन ऊंचाई वाले इलाकों में लोग बरसात के मौसम में, चौमास के मौसम में अपने जानवरों को लेकर के ऊंचे इलाकों में चले जाते हैं ताकि उन्हें वहां पर घास चारा अच्छे से मिल जाए, पानी खूब सा मिल जाए और वो 3-4 महीना उस जंगलों में अपने जानवरों के साथ रहते हैं। तो एक समाज का एक हिस्सा किस तरह से अपनी सब्सिस्टेंस इकोनॉमी के भीतर अपने आप को सस्टेन करता है, वो भी हमें समझ में आता है कि आज हम तो हल्द्वानी में रह रहे हैं या हम किसी और दूसरे बड़े कस्बे में रह रहे हैं या कि छोटे छोटे जो अभी नगर हमारे यहाँ बस के आ गए, लेकिन आमतौर पे जो 16,000 गांवों में बसा हुआ उत्तराखंड है वो किस तरह से अपना जीवन यापन करता है, ये भी इस यात्रा से हमारे को समझ में आता है। 15 भूकंप प्रभावित या भूस्खलन वाले क्षेत्र हैं, तो जो मैंने आपको यात्रा मार्ग दिखाया और वो जो सिस्मिक जोन दिखाया, तो वहां से गुजरते हुए हम इन इलाकों में भी जा रहे हैं। इसी तरह से जो पुरानी जो हमारी तीर्थ यात्रा पथ थे उनमें जो छोटी छोटी चट्टियां हुआ करती थी, यहाँ पे यात्री रुका करते थे, रात को अगले पड़ाव में चले जाते थे। सदियों से जो यात्राएं हमारे यहाँ धार्मिक यात्राएं चल रही हैं, उन मार्गों में करीब 15 ऐसी चट्टियों से होकर के हम गुजरते हैं जो या तो आज एक नगर के रूप में बदल गई है इस नगरीकरण की प्रक्रिया में, इस बदलाव के दौर में, या धीरे धीरे चूंकि सड़क कहीं और रास्ते से चली गई है तो वो अपना अस्तित्व खोती चली गई है। एक लंबी 1000 साल की जो पुरानी यात्रा थी हाल के 50-100 वर्षों के भीतर, वो कैसे वो जो छोटे छोटे कस्बे अस्तित्व में आए थे जिनके माध्यम से उस पूरे इलाके की छोटी स्थानीय अर्थव्यवस्था चल रही थी, वो पूरी तरह से समाप्त हो गई और अब एक नए तरीके का चेहरा उन इलाकों में उभर करके आ गया अर्थव्यवस्था का। तो वो भी हम इसमें देख रहे हैं। 8 चिपको आंदोलन के दौर के केंद्र, चाहे वो रेडी रहा हो, चाहे वो मंडल रहा हो, चाहे वो फाटा रहा हो, चाहे वो जोशीमठ रहा हो, चाहे वो गोपेश्वर रहा हो, तो इस तरह के उन इलाकों से भी हैं। तो क्या आज जहां से पर्यावरणीय चेतना का एक ऐसा विचार उभर करके आया जिसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने अस्तित्व को बनाया, अपनी पहचान बनाई, क्या वो समाज जिसने वो संघर्ष किया या उस विचार को फैलाया, आज वो किस तरह से अपने संसाधनों को देख रहा है, आज वहां पे क्या स्थितियां हैं, तो कैसे ये बदलाव आ रहे हैं, कैसे चीजें वो हो रही हैं, उसको भी हमने जानने की कोशिश की। जनजातीय क्षेत्र करीब 5 ट्राइबल एरिया से होकर के हम गुजर रहे हैं। इसमें चाहे आप दारमा प्यास चौदास के रंग समाज को देख लें, चाहे उससे थोड़ा और ऊपर आकर के हम बनराजियों को देख लें, या फिर जोहारियों को देख लें, उधर जौनसार के लोगों को देख लें, और या फिर हम जाड़ और जो उत्तरकाशी के लोग वहाँ का समाज है उसको देख लें। तो ये 5 जनजातीय समाज जो उत्तराखंड के बहुत प्रोमिनेंट हैं वो भी इसमें आ रहे हैं। तो एक तरह से ये भी बताती है यात्रा कि उत्तराखंड एक खास किस्म के लोगों का होमोजीनियस किस्म का समाज नहीं है, इसमें बहुत विविधता है, सांस्कृतिक विविधता है, उसमें जातीय विविधता है, उसमें और दूसरे तरह की विविधता है। इसलिए हम बहुत तरह की विविधताओं वाला समाज है। हम अपने आप को एक तरह के विचार, एक तरह की संस्कृति, एक तरह की आस्था वाले समाज के रूप में नहीं देख सकते हैं। देन भारत तिब्बत व्यापार, चाहे वो लिपुलेख के माध्यम से हो रहा है, चाहे वो मिलम के माध्यम से हो रहा है, चाहे वो नीति के माध्यम से हो रहा है, या जो गर्तानगली से होते हुए जार्डन और नीलम वाले इलाके से हो रहा है। तो ये 3 जो दर्रे तिब्बत में खुल रहे हैं वहां से गुजरते हैं। तो वो समाज जो किसी दौर में भारत व्यापार का एक तरह से एक प्रतिनिधि समाज था,
आज उस व्यापार के बंद होने के बाद पिछले 60-70 सालों में कैसे उसने अपने आप को बदला है, आज स्थितियां क्या हैं, उन घाटियों का समाज किस तरह से पलायन की ओर चला गया है या उसने अपने नए तरीके से अपने लिए कुछ नया मॉडल विकसित किया है, ये भी इस यात्रा का हुआ है। हम ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हम एक राज्य के रूप में उभर करके आ गए हैं तो एक पिछले 2.5 दशकों में हमारे जो विकास की अवधारणाएं हैं वो किस तरह की हैं। हम जिन बिंदुओं पे चर्चा करते हैं तो क्या हम एम्प्लॉयमेंट की क्या स्थिति है, हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप की क्या स्थिति है, क्या हमारे लिए एंटरप्रेन्योरशिप केवल यही है कि जो हम बड़े बड़े कस्बों में आकर के अपने कुछ कारोबार को विकसित कर रहे हैं, या हम सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की भी ओर जा रहे हैं, क्या हम रूरल एंटरप्रेन्योरशिप की भी ओर जा रहे हैं, वहाँ क्या स्थिति है, ये भी हम अपनी नज़र से इसको देखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि जो विकास का जो मॉडल आ रहा है, जिसकी चर्चा पूरे समाज में हो रही, क्या वो अंतर्वर्ती क्षेत्रों में भी वहाँ रहने वाला समाज, वहाँ रहने वाला युवा उसको उसी नज़र से देख रहा है या किसी और नज़र से देख रहा है। हम आज बार बार चर्चा हो रही है, पर्यटन की बात हो रही है, तीर्थाटन की बात हो रही है, योग और न जाने कितने एडवेंचर टूरिज्म की बात, मॉडल्स की बात कर रहे हैं, तो क्या वास्तव में ये मॉडल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हैं? ये मॉडल अपने नेचर के साथ इक्विलिब्रियम को स्थापित करते, संतुलन को स्थापित करते हुए विकेंद्रित किस्म की कारोबारी नीति को विकसित कर रहे हैं, या इसके भीतर भी एक तरह की मोनोपोली सिस्टम उभर करके आ रहा है कि नहीं, स्थानीय लोगों के कारोबार नहीं, उनके पास इसके नियंत्रण, इसको संचालित करने का अधिकार नहीं, बल्कि बड़ी बड़ी एजेंसी आकर के उसको ऑपरेट करें। तो क्या हमारी नीतियां, क्या हमारा उसका प्रयोग किस तरह का बन रहा है? तो ये भी इन 50 सालों में हम कैसे कैसे हमने उसी मार्ग में देखा, हर 10 साल बाद देखा, तो आज इन 50 सालों में क्या स्थिति आई है, ये भी हम देखना चाह रहे हैं। दूसरी ओर जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है वो किस तरह की है, और टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन क्या हो गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और अपने पुराने व्यवस्थाओं को हम भूलते चले गए। उसके बहुत सारे उदाहरण भी हमें इसके भीतर दिखाई पड़ते हैं। हम इसमें पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस की बात भी जानना चाहते हैं। क्या हमारे पंचायती राज, क्या हमारी पंचायती संस्थाएं, क्या हमारे स्थानीय जो समूह हैं उनकी इसमें भागीदारी हो रही है? आज जब पर्यावरण की इतना चिंता हो रही, पूरे विश्व जो है ग्रीन गवर्नेंस की बात कर रहा है, तो हम क्या वास्तव में हमारा समाज इस बात की ओर जा रहा है, ये सोच रहा है, चाहे वो हमारा नेतृत्व हो, चाहे हमारे जनप्रतिनिधि हो, चाहे हम एक तरह से जो उसमें सीधी भागीदारी करने वाले लोग हैं, हमारा मध्य वर्ग है, कोई भी, क्या आपको इस दृष्टि से देख रहा है कि जब पूरी दुनिया में एक चुनौती खड़ी हो रही है और दुनिया में एक बड़ा विमर्श इसको लेकर के चल रहा है, क्या हम अपने समाज में इस तरह के विमर्श को होता हुआ देख रहे हैं, या अभी भी हम वही 30-40 साल पुरानी अवधारणा को लेकर के चल रहे हैं और नई चुनौतियों के बका अभी हमें भान ही नहीं है? हम ये भी इसमें समझना चाहते हैं। हम इस यात्रा के माध्यम से सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जो संलयन है उसको हम किस तरह से इसमें फ्यूजन हो या कैसे एसिमिलेशन हो, हम इसको करना चाहते हैं, या बहुत ही हम एक सेक्टेरियन किस्म का समाज बनना चाहते हैं जिसमें कि हम ये कहते हैं कि हम फला इलाके के लोग हैं, हम फला जाति के लोग हैं, हम फला धर्म को मानने वाले लोग हैं। क्या हम इस तरह से अपने समाज को विकसित होते हुए देख रहे हैं, या क्या ये परिवर्तन वास्तव में हो रहे नहीं हो रहे हमारे समाज में? यदि कोई बदलाव आ रहा है तो वो बदलाव क्या वास्तव में समाज को मजबूती प्रदान करने वाला बदलाव है, या कि हाल के वर्षों में कुछ ऐसे चीजें आ गई है समाज के भीतर, सामाजिक बदलाव ने समाज को इस तरह से बदल डाला है कि वो एक विकृत समाज की ओर तो नहीं जा रहा है? ये भी हमें दिखाई पड़ेगा यदि हम इस पूरी यात्रा में उन हिस्सों को बार बार वहां जाकर के देखें। हम हर 10 साल में उन्हीं हिस्सों को देख रहे हैं। आपदा, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबलाइजेशन, ये इसके जो पूरी दुनिया में एक चर्चा है, उसके जो इम्पैक्ट हैं हमारे समाज में वो कैसे दिखाई पड़ रहा है, उसके भी बहुत सारे उदाहरण हमें उसकी यात्राओं के माध्यम से समझना आते हैं। अब हम इस यात्रा को शुरू करते हैं
तो चूंकि मैंने आपको कहा कि नारायण स्वामी ने 1930 में यहाँ पर नारायण आश्रम की स्थापना की थी। चौदास व्यास घाटी के जो वहाँ का जनजाति रंग समाज था, उसके भीतर शिक्षा के प्रसार और वो बहुत तरह के कौशल विकास के कार्यक्रमों के बारे में उन्होंने उस समाज के भीतर सोचा था, क्योंकि वो ऊन का कारोबार करने वाले लोग थे, तिब्बत के साथ व्यापार करने वाले लोग थे, और भी बहुत तरह की चीज़ें वहाँ पे थी। जो हर्बल मेडिसिन का उनके पास नॉलेज थी। तो इन सबको कैसे समझा जाए, कैसे जोड़ा जाए, कैसे एक सांस्थानिक रूप दिया जाए, ये प्रयोग नारायण स्वामी ने किया था। तो उन्होंने वहीं पर एक आश्रम बनाया, सारे लोग वहाँ पे जुटते हैं। तो पहले दिन की यात्रा के शुरू होने से पहले सारी टीम मिलकर के चर्चा करती है कि कैसे हमें अपनी यात्रा की शुरुआत करनी है और आगे वो कैसे बढ़ना है। जो हमारे युवा साथी हैं बहुत सारे, वो इस यात्रा में एक तरह से उनको ब्रीफिंग भी हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि इसके साथ केवल यात्रा का मतलब यही नहीं है कि हम चलते चले जा रहे हैं। उस यात्रा में हमें उस गांव में जाकर के बातें करनी है। हमने एक सर्वे फॉर्म बनाया है, हम आंकड़ों को भी जुटा रहे हैं, लोगों से बात करके उनकी जो समझ है उसको भी नोट कर रहे हैं। तो कैसे जो नए साथी जुड़ रहे हैं उन सबको ये हम ब्रीफ करते हैं। तो ये वही एक तरह से सुबह यात्रा से निकलने से पहले हमारी ये तैयारियां चल रही हैं, और फिर फाइनली इसमें हम यात्रा में निकल रहे हैं। हमारे बहुत सारे साथी इसमें दिखाई पड़ रहे हैं। चंडी प्रसाद भट्ट जी 2014 की यात्रा की शुरुआत उन्होंने की थी, तो वो हम लोगों के साथ इस नारायण आश्रम में हैं। और यहाँ से हम पहुँचते हैं पांगू। पांगू एक तरह से ये यात्रा के आरंभ का केंद्र है। यहाँ से हमारी यात्रा शुरू होती है। ये यात्रा करीब 1100 किलोमीटर की है, जिसमें हम 50 दिन की यात्रा, 45 से 50 दिन की यात्रा करते हुए आराकोट में पहुँचते हैं। 1984 में आप देख सकते हैं कि तब भी वो उत्साह था वहाँ पे लोगों के भीतर कि हाँ कुछ लोग यहाँ पे आए हैं और इस तरह की चर्चा हो रही है। और ये उसी गबला देव के मंदिर में हमारा ये आयोजन हो रहा है। फिर अगली यात्राओं में 2004 की ये यात्रा है, ये 2014 की यात्रा है। तो इन यात्राओं को में जो लोगों का रिस्पॉन्स है और लोगों की जो भागीदारी है, वो ये एक तरह से बता रही है कि किस तरह से लोग आज भी इस तरह के प्रयासों को बहुत एक तरह से आत्मीयता से देखते हैं, उसके साथ जुड़ते हैं, उसको प्रोत्साहित करते हैं। उसका एक बेहतरीन उदाहरण हमें इस यात्रा से मिलता है। अभियान के सदस्य बड़ी दूर तक हमारे साथ खुद यात्रा में पांगू से करीब 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर पे ठाणीधार की जो ढलान शुरू होती है वहां तक आ रहे हैं और हम सबको विदा कर रहे हैं। तो एक तरह से वो खुद भी उस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। तो छोटे छोटे हिस्सों में स्थानीय लोगों की एक गांव से दूसरे गांव तक की भागीदारी, वो भी एक तरह की पदयात्रा है और वो भी इस अस्कोट आराकोट अभियान का हिस्सा है। यदि कोई व्यक्ति अपने गांव में अपने गांव की बाउंड्री तक भी छोड़ने आ रहे हैं या कि अपने गांव से दूसरे गांव तक उस यात्रा में भागीदारी कर रहा है, तो ये पूरा सिलसिला इस यात्रा में है। इस यात्रा की एक और जो सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें किसी भी तरह का धन शामिल नहीं है। ये यात्रा लोगों पे निर्भर है। ये यात्रा लोगों पे पूरी तरह से आश्रित यात्रा है। ये इस बात की भी समझ देती है कि जब समाज आपके भीतर समाज जाता है तो उसको किसी भी चीज की आवश्यकता उस तरह से नहीं पड़ती है। हमारे रहने की व्यवस्था गांव में है, हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं तो आपको अलग से कोई एक मार्ग के लिए गाइड की आवश्यकता नहीं है। कई बार बीच में युवा जोड़ते हैं, वो देखते हैं कि इसके चलने में दिक्कत हो रही है तो कहते लाइए आपका बैग में पकड़ देता हूँ, मैं वहां तक पहुंचा दूंगा। तो एक तरह से समाज कैसे इन सारी चीजों को देखता है, उसको किस तरह से उसको रिस्पॉन्ड करता है, उसका भी ये एक उदाहरण है। अब जैसे जैसे अब हम आगे बढ़ते हैं पांगू से, तब हमें उत्तराखंड के अलग अलग चेहरे दिखाई देने लगते हैं। जैसे जब आप पांगू की ठाणीधार में पहुंचते हैं और आप यदि उत्तर पश्चिम की ओर को देखें तो आपको एक ओर ये नेपाल देश से दिखाई दे रहे हैं और नीचे कहीं गौर्ज में महाकाली या काली नदी बह रही है। इस महाकाली के यहाँ पे आप ये देख सकते हैं तमाम नेपाल के इलाके में बहुत बड़े बड़े लैंडस्लाइड्स हैं। और जब ये लैंडस्लाइड नीचे महाकाली को रोक रहे हैं, काली नदी को रोक रहे हैं, वहां कोई डैमिंग हो रही है और जब वो फूटता है तो वो नेपाल के हिस्सों को तो बहाता ही है और उसी से लगे हुए भारत के हिस्सों को भी बहाता है। तो ये हम
यदि इसको यूं देखना शुरू कर दें कि नहीं नहीं वो तो नेपाल में लैंडस्लाइड आया हुआ है और वो तो वहां का मसला है, नहीं वो वहां का लैंडस्लाइड है तो मसला हमारा भी है, और उसके बहुत सारे उदाहरण देखेंगे। अब आप ये देखिए कि ये वो रास्ते हैं जो उस इलाके के लोगों को तय करने होते हैं। आज भी ये 2014 का चित्र है कि किस तरह से इन रास्तों में हम जा रहे हैं। ये 2004 में मैंने खींचा था और आप ये देख रहे हैं कि इस बार ये रास्ता ऊपर से लैंडस्लाइड आया है, टूट गया। तो इन लोगों के जाने के लिए, और नीचे काली नदी बह रही है और चूंकि बहुत ही एक तरह से तीव्र वेग वाली नदी है और सबसे बड़ा एक तरह से जलतंत्र है वहां का। अब हम जैसे जैसे हम ठाणीधार से नीचे उतरते हैं, अभी हम महाकाली या काली का जो प्रवाह तंत्र है इसकी बात कर रहे हैं। इस पूरी यात्रा में हम 3 तरह के प्रवाह तंत्रों से होकर के गुजरते हैं। एक तो पूर्वी सीमा में बह रहा काली का जलतंत्र, फिर उसके बाद हम पिंडर का और आपका एक तरह से अलकनंदा के जलतंत्र पे जाते हैं, और फिर हम उससे और परे जब चले जाते हैं पश्चिम की ओर को, वहां हम टॉन्स और यमुना के जलतंत्र पे चले जाते हैं, जो अंततः मिलकर के गंगा का एक बहुत बड़ा विशाल बेसिन बनाती है और इलाहाबाद में जाकर के ये धाराएं मिलती हैं। तो ये धाराएं जब यहाँ से निकल रही हैं तो ये आप देख सकते हैं कि ये सड़क चल रही है, ये हम तवा घाट से नीचे की ओर को देख रहे हैं, धौलीगंगा आ रही है, और ये गांव देखिए आप, जुम्मा, राठी और ये सारे गांव, बहुत सारे यहाँ पे बंकर भी आपको बने हुए दिखाई पड़ते हैं जो उस समय इंडो चाइना वॉर के समय बनाए गए थे। तो वो एक आपके सामने अवशेष, एक तरह से ऐतिहासिक स्रोत है जो बता रहा है कि उस युद्ध के दौर में इन इलाकों में किस तरह से बंकर में लोग रहे या सिपाही रहे, व्हाटएवर। और नीचे इस तरह से इस फ्रेजाइल जोन में जहां इतने बड़े लैंडस्लाइड्स आ रहे हैं, वहां पर नदी का अपना एक मिजाज है, वहां के प्राकृतिक तंत्र का एक अपना मिजाज है, और वहां पर हमारा जो विकास का मॉडल है वो किस तरह से आ रहा है। तो ये हमें दृश्य भी दिखाई पड़ने लगते हैं। आप ये देख सकते हैं धौलीगंगा पावर स्टेशन बना हुआ है, ये आप देखिए कि इस तरह से नदी टूट रही है और पीछे ये डैम बना हुआ है। और इसी तरह के दृश्य आगे को जब आप चलते हैं, जब पिछले 2013 में केदारनाथ में त्रासदी आई थी, उस समय हम, चूंकि केदारनाथ एक प्रोमिनेंट प्लेस है, वो एक श्राइन है, हमारी आस्थाओं से जुड़ा हुआ है, तो हम उस पर तो केंद्रित कर गए। वैसे ही त्रासदी इन हिस्सों में भी आई, लेकिन वो हमारी नजर में नहीं। इन इलाकों में मनुष्य ने जो कुछ झेला वो किसी को नहीं लगा कि यहाँ भी इतनी बड़ी त्रासदी आई है। आप देख सकते हैं वही जो डैम साइट है वो बन रही है, कितना बड़ा तोड़फोड़ यहाँ पर हो रहा है, और इसके ऊपर वो सारे गांव बसे हुए हैं। नीचे बहुत बड़ा ताल है, एक तरह से वाटर रिजर्वायर है, वाटर बॉडी है जिसमें अंदर सीपेज भी हो रहे हैं, और ऊपर से उस 70 डिग्री के ग्रेडियंट में छोटे छोटे गांव बसे हैं। तो एक तरह से ये आने वाले समयों में उन गांव वालों के लिए बड़ी चुनौती के रूप में निकल सकता है। और ये वो इलाका है जिसको मैंने आपको पहले दिखाया है कि भूकंपीय दृष्टि से जोन 5 में आता है। थोड़े से भी हलचल होने पर वो सारी उस इलाके की जो ज्योग्राफी है वो एक तरह से असर उसमें डालती है। देन फिर ये हम उसको देख रहे हैं कि इसी योजना के ये वो कॉलोनीज हैं जहां पर तपोवन करके धारचूला के पास में जहां इनका पूरा स्टाफ रहता है, और उसमें वो उस फ्लड में ये कॉलोनी इसके बड़े हिस्से यहाँ से बहते चलेंगे। और आप ये देख सकते हैं कि कितनी बड़ी सिल्ट इस इलाके में ये जमा हुई है। जब हम 14 की यात्रा में वहां पर थे तो हमने ये देखा कि 60-70 जेसीबी लगी हुई है उस नदी के उस मलबे को हटाने में। तो हमें लगा कि 70 जेसीबी रोज काम कर रही है, और जब आप पूछा उन्होंने कहा अभी तो इस करीबन 6-7 महीने तक ये होता रहेगा, तब जाकर के मिट्टी हटेगी, ये मलबा हटेगा, और इस मलबे की बाद फिर हम जब इसकी रिपेयरिंग करेंगे और अपने प्लांट को चला पाएंगे। लेकिन जो आर्थिक उसका जो पूरा तंत्र है या उसकी जो जाल है वो कुछ इस तरह का है कि 6-7 महीने तक उसकी मरम्मत करने के बाद जो कुछ उसमें खर्चा आया है, जितना भी आया है, वहाँ के प्लांट हेड हमको बताते हैं उस इंटरव्यू में, वो कहते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो हम अगले 4 महीने में कवर कर लेंगे, क्योंकि तब मिलियंस यूनिट पर सेकंड के हिसाब से उसी संयंत्र से बिजली पैदा हो रही होगी, और जो 12 से 13 रुपया पर यूनिट के हिसाब से बिक रही होगी। तो पूरे रात दिन चलते हुए अगले 6 महीने में तुम्हारी ये सारी कवर हो जाएगी, कॉस्ट आई है, और फिर आने वाले समय में तो ये हमारे लिए पैसा ही नहीं है। तो अब देखिए कि एक संसाधन किस तरह से इतनी बड़ी आपदा के बावजूद खड़ा हो रहा है।
लेकिन स्थानीय स्तर पे इसके जो प्रभाव हैं वो कहीं उस पे उसका कोई भूमिका नहीं है, बल्कि वो उसके लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में ही विकसित होकर के आ रहा है। तो क्या हम अपने डेवलपमेंटल मॉडल में ये सारी चीजों को देख पाते हैं? क्या समाज इसको समझ पाता है या सिर्फ उसको कारोबार दिखता है? तो ये भी एक बहुत बड़े प्रश्न, ये हमें नजर देते हैं, एक तरह की दृष्टि देते हैं जब अपनी आंखों से देखते हैं। तो ये यात्रा एक तरह से हमें हिमालय को गहराई से समझने का, अपने इलाके को गहराई से समझने का अवसर देती है, अपने आप को एक तरह से ट्रांसफॉर्म करने का अवसर देती है। अब यहाँ पर ये 2004 का धारचूला है, नदी के इस पार नेपाल है, आप देख सकते हैं, और नदी के इस पार भारत का धारचूला है। इसको आप बदलते हुए देख सकते हैं कि 10 साल में किस तरह से एक्सपेंशन हो रहा है, किस तरह से अर्बनाइजेशन की प्रोसेस हो रही है।